जी अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आज के वेबिनार के अंदर। आई एम डॉक्टर हरीबा असलम, योर होस्ट हियर, एंड alongside me we have the distinguished guest with us। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मेरा एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ना सिर्फ बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, बल्कि साउथ एशिया के अंदर भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर अराउंड 35,000 प्लस स्टूडेंट बॉडी है। हमारे पास अराउंड 2,000 प्लस एकेडमिक फैकल्टीज हैं। 4,000 प्लस हम लोगों के यहाँ पे कोर्सेज डिग्री प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, और हमारे पास 40 प्लस यहाँ पे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। 11 फैकल्टीज हैं, 5 रिसर्च सेंटर्स हैं और 3 टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में। ये जो वेबिनार है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग 4 प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। एक पीएचडी इकोनॉमिक्स है, एमफिल इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बीएस इकोनॉमिक्स है और बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। So coming to the webinar, we have with us Dr. Ghulam Ghaus. And today we are not just delving into the economic issues that Pakistan is facing, but we will also have a unique dynamics going on in this webinar today. सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस वेबिनार की है कि मैं और डॉक्टर गुलाम गौस एक वर्क प्लेस, एक फील्ड में तो साथ साथ है ही है, बल्कि साथ साथ हम लोग होम इकोनॉमिक्स को भी इकट्ठे देख रहे होते हैं। तो मुझे बहुत फख्र है कि ये वेबिनार मैं आज गुलाम गौस के साथ कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ इस वेबिनार से लुत्फानंदोज होंगे बल्कि इससे बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी डॉक्टर रीबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस सिग्निफिकेंट इशू पे बात करने का, जो कि हमारी इकोनॉमी का हम देख रहे हैं जो आजकल हाल है। उसके हवाले से सारे ही परेशान हैं, चूंकि हम बीइंग इकोनॉमिस्ट हमें तो ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ की, क्योंकि हम स्टैट्स को देखते हैं और हकीकत से हम वाकिफ हैं। लोगों तक तो सिर्फ बातें पहुंचती हैं जो मीडिया बचाता है या हमारी न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम गौस आपके साथ का। मेरा ख्याल है जल्दी से हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो रीसेंट आईएमएफ एग्रीमेंट हुआ है और जो करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है, द क्वेश्चन इज वेयर आर वी नाउ। ये बहुत अहम सवाल है। अगर इसको थोड़ा सा समराइज किया जाए नंबर्स में या बातों में, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो आईएमएफ है ये कभी भी किसी मुल्क की इम्प्रूवमेंट का बायस नहीं बना। इसका कोई भी प्रोग्राम हमेशा से जहां पर आईएमएफ जाता है वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, मार्केट डिमांड्स को रिड्यूस किया जाता है, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के साथ वर्क किया जाता है जो कि आपके इन्वायरमेंट को, जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको बजाय बढ़ाने के कम कर देती है। अब आप इसका अंदाजा कर लें, फ्रॉम वी स्टार्टेड द आईएमएफ प्रोग्राम्स, अब तक हम कितने प्रोग्राम ले चुके हैं, लेकिन हमारी जाती इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी आईएमएफ प्रोग्राम लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने आईएमएफ को जब उन्होंने बाय बाय कह दिया, उसके बाद अब उनकी इकोनॉमी का हाल आप देख लें वो कहाँ पर है। ये मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर सकता हूँ, हो सकता है लोगों की राय इस पर डिफरेंट हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं अगर नंबर्स की बात करूं कि अभी जो एग्रीमेंट हुआ है ये बेसिकली हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ। इट्स नॉट अबाउट द फुल प्रोग्राम, इट्स अ स्टैंड बाय प्रोग्राम जिसके तहत हमें फैसिलिटेट किया जाता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो दिया जाता है किसी भी इकोनॉमी को। हम चूंकि इसके लिए बहुत ज्यादा हमारी तवक्कुआत थी और हम काफी अरसे से
आईएमएफ के पीछे भाग रहे थे इस प्रोग्राम में, तो हमें उन्होंने ये प्रोग्राम ऑफर तो किया है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हम पे इम्पोज हुई है। अगर अभी हम बात करें स्टैंड बाय जो फैसिलिटी हमें मिली है आईएमएफ की तरफ से, तो इसमें हमें सिर्फ $3 बिलियन मिल रहा है, जिसकी एक इस 1.2 हमें मिड ऑफ जुलाई में मिली है। अब उस 1.2 के साथ आपकी इकोनॉमी को कितना सहारा मिला है, ये भी अब तक बात समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा अगर आप अपने दूसरे ममालिक को देखें, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उन्होंने आपको $3 बिलियन आपके बैंक्स में रखवा दिए, तो आपके रिजर्व्स थोड़ा सा बैलेंस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बचत होगी। अदरवाइज एट सम एक्सटेंड हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री थे कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। एनीहो, ये एक अलग तरह की, एक और तरह की बहस है, इस पे बाद में जाते हैं। अब इस सिचुएशन के साथ जब आपके पास $1.2 बिलियन, $3 बिलियन और आ रहे हैं और कुछ आपके पास पड़े हैं, तो कुल मिला के आपके पास कितने बिलियन डॉलर्स हुए जिनसे आप इकोनॉमी को चला रहे हैं। उधर से आपने इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं, आपने और बहुत सारे मामला हैं, तो आप उसको इस तरह चला रहे हैं। अब जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसके बाद हमारे जो डॉलर है उसको रुकने की बजाय वो भी नहीं रुका, और वो भी उसकी भी वो जो प्राइस डॉलर है वो लगातार तगड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपी जो है वो ग्राविट का शिकार है, बहुत ज्यादा वहां पे हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है अब एक्सचेंज रेट में। तो ये चीज इस चीज को शो करती है कि जो हमें इसमें मिला है वो इतना नहीं है कि जिससे हम बहुत ज्यादा कोई अपनी इकोनॉमी के लिए इकदाम उठा सकते। अब इसको थोड़ा सा हम रिजर्व्स की तरफ लेके जाएं तो ये ज्यादा चीज समझ आती है। पाकिस्तान के पास टोटल जो आपके लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, टोटल जुलाई 2023 तक वो आपके पास है 12 पॉइंट समथिंग, 12.7 और $9 बिलियन, जो आपके पास टोटल था इसमें। अब उसमें जो आपके जो स्टेट बैंक उसको ऑन करता है वो उसका $8.1 बिलियन है बस। और उसके अलावा जो उसका पार्ट बाकी रह जाता है, जैसे 4.7 है, वो आता है आपके पास आपके अदर बैंक्स के रिजर्व्स के थ्रू। तो टोटल आपकी इकोनॉमी में जो डॉलर इस वक्त फ्लोट कर रहा है, जो आपके पास है मौजूद है, मतलब जो आप बैंक्स को दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो गवर्नमेंट की तो वो प्रॉपर्टी नहीं है अभी। तो लेकिन आप देखें जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व हैं वही हम काउंट करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या है, $8.1 बिलियन जुलाई के एंड तक जो हमारे पास था। तो इस तरह अब डॉलर को आप देखें, अब हम चुके थोड़ी सी, अगर हम इस पे नजर अदर फैक्टर्स को देखें, तो अभी हमारे पास डॉलर थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, उसकी जो हमारी एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ बेहतरी आई है, कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। और ये भी एक बात याद रखनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आया है। अदरवाइज हमारी जो लीकेजेस हैं, जो हमारे इलीगल वेज के थ्रू डॉलर हमारा निकल रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश के बावजूद बाईस ये थोड़ा सा हमारा डॉलर जो है 309 से 287 पर आ चुका है। तो ये हमारी करंट सिचुएशन है। और मेरी जाती राय के मुताबिक जो अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम को देखें तो इसमें उसका शेयर कितना है आप खुद देख सकते हैं। That's certainly rightly portrayed, डॉक्टर साहब। और यकीनन आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर तनकीद ज़्यादा ही की जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि एड से डेवलपमेंट बहुत हार्डली पॉसिबल है, या बहुत हार्डली देखा गया है। ऐसा नहीं कि एड से डेवलपमेंट नहीं होती, होती होगी। इन सम केसेस देयर आर सम केस स्टडीज, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम देखें तो लोन्स एंड एड आर नॉट दैट ग्रोथ promoting as we think so. बट अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हुए हैं, इस विशियस सर्कल में फंस चुके हुए हैं कि वी हैव नो अदर वे आउट। सो आई थिंक आपने बड़ा खूबसूरती से इन सारे मसाइल को सम अप किया है। मेरा आपसे दूसरा सवाल जो है, जो कि मेरा ख्याल है हम सब के लिए बड़े परेशान कुन सिचुएशन में इस वक्त आया हुआ है, वो इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड है। और हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर बड़ी सीरियस फ्लक्चुएशंस हुई हैं। एक आम बंदा इस वक्त महंगाई से बहुत परेशान है।
और अगर मैं थोड़ा सा अदाद शुमार की बात करूं तो द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जुलाई 2023 was reported around 28.3%। और ये तो प्रोजेक्टेड फिगर से भी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या वजूहात हैं इन्फ्लेशन की, और ये सब इन्फ्लेशन का जो जाल में हम फंस चुके हैं, इससे क्या है? बेसिकली इन्फ्लेशन तो हमेशा से ही इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये कोई नई बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब आप इसको इस नजरिए से देखें कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो आपकी आवाम की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट आता है, वो इससे ज्यादा बड़ी चीज है, जो असल में चीज जिससे हम लोग इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कंट्रोल में रहे और लोगों को हम बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सके। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ करने के बाद भी, आईएमएफ प्रोग्राम के बाद भी, दूसरे कंट्रीज से पैसा लेके अपने अकाउंट में रखने के बावजूद भी, हमारा जो स्टेट बैंक है वो अभी तक जो उसकी पॉलिसी है, उसके उसको जिससे वो टारगेट करता है आपके इन्फ्लेशन को, वो अभी तक बिल्कुल नाकाम रही है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। इसके फैक्टर्स जरूर बहुत सारे हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, अभी पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो अराउंड 28.3% मूव कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अभी आप देखें, अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि ये जून में 29.4% था। इट मींस देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन, इट्स अराउंड 1.1 डिफरेंस परसेंट डिफरेंस बिटवीन लास्ट मंथ एंड द सेकेंड लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। तो अब उसमें क्या हुआ कि सिर्फ 1.1 वो इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और ये भी आप समझ सकते हैं चूंकि हमारा अब थोड़ा सा वो बेहतरी आ रही है एक्सचेंज रेट में, तो उसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा चेंज आया। लेकिन अब इसको अगर आप इसके पैरेलल जो मंथ है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, जो जुलाई 2022 है, तो उसमें ये 24.9% था। तो इट मींस यहां पर अब आपको अंदाजा होगा कि हम अराउंड 4.6% इंक्रीज कर चुके हैं एक साल में। और ये अच्छा खासा चेंज है। 5% तो वैसे ही, मतलब इसे नेचुरल अगर आप पे रख लें या आप डबल फिगर इसकी ना होने दें, तो उससे क्या है कि आपका इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल रहता है और आपकी लोगों को जो आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं वो लोग उससे होते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। अब अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिन्होंने 2023-24 के बजट के लिए इसको टारगेट किया था, जो इन्होंने इसको टारगेट किया था वो था अराउंड 21%। अब 21% और 28.3%, इसका मतलब है यहां पर भी हमारे पास 7.7% इंक्रीज आया, जो इन्होंने टारगेट किया और जो एक्चुअल हमारे पास आ रही है चीज, वो वाली, जो कि जो 2022 और 2023 के लिए जो टारगेट हुआ था वो इससे मतलब कम था चीज। अब मसला ये है कि आईएमएफ ने जब इसको टारगेट किया था इसी इन्फ्लेशन को हमारे 2023 के लिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इसको 25.9% अराउंड, यानी 26% उन्होंने इसको फोरकास्ट किया था या प्रोजेक्टेड था उनके मुताबिक। अब 28 पॉइंट इन्फ्लेशन जो है 28.3%, ये अच्छा खासा इन्फ्लेशन है। और इसकी वजह से जो हमारी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं जो बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, वो उन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। अब आप इसमें थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक दो चीजें आपको बताऊं कि हमारे जो जरूरियात जिंदगी की खास चीजें हैं उन पे भी कितना इम्पैक्ट होता है इसका। आप देखें, गंदम का जो आटा है, अगर हम पहले उसकी बात करें तो वो हमें 150 रुपये अब मिल रहा है, 160 170 यहाँ तक चला गया, वो कभी 100 रुपये, 120 110 मिल रहा था। चावल की प्राइसेस जो हैं वो अराउंड 70% इंक्रीज हो चुकी हैं, जो कि खुद से बहुत बड़ा मतलब लोगों के लिए सेटबैक है। अब बिजली पे टैरिफ देख लें कितना बढ़ गया है, 40% अराउंड उसमें इंक्रीज हो गया है।
पेट्रोल प्राइसेस को आप देख लें, 312 रुपए पिछले मंथ हम उसको यूज कर रहे थे, और अचानक से वो 332, और अब ये है कि अक्टूबर में ये 380 पे जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा करें, इतना सारा कुछ करने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, आम लोगों के लिए आप क्या छोड़ेंगे? क्या बचेगा उनके लिए? लोग तो फिर क्या करेंगे? वो इसी तरह रोएंगे पीटेंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, और लोगों को आप इससे कोई किसी किस्म की आप फैसिलिटेशन नहीं दे सकते जब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं करते। यकीनन जी डॉक्टर रिबा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है। और सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन की, वो बहुत बहुत खराब है, हम ये देख रहे हैं। अ, आई एम सो सॉरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अपने प्लीज कैमरास और माइक को म्यूट रखिए। अम, अब थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है कर ली जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। और जुलाई में हमारी इंपोर्ट्स काफी कम रही हैं। एक लगभग अशारिया ये है कि 3.7 बिलियन डॉलर के करीब हमारी इंपोर्ट्स रही हैं, जो कि आईएमएफ के 2023-24 के महीने भर की इंपोर्ट्स के लिए लगभग 5.5 बिलियन तक की प्रोजेक्शन से भी काफी कम है। तो वी सॉ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी है, और क्या चल रहा है रिगार्डिंग आवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड आवर करंट अकाउंट बैलेंसेस? बहुत शुक्रिया रिबा, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जिसको मेरा ख्याल है एड्रेस किया जाना चाहिए। इस वेबिनार के अलावा भी मेरा ख्याल है इस पे डिबेट्स होनी चाहिए। ये जो एक किस्म का मैं समझता हूँ, ये लोगों को आप नंबर्स के जरिए आप डिसीव करने की ये कोशिश है कि आप इसको एक इम्प्रूवमेंट शो करते हैं कि हमारे पास बड़ी, हमारे करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, ये वो। आप दूसरी साइड पे भी देखें ना, आपने इसके लिए किया क्या है? आपने अपनी इंपोर्ट्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया, आप ऑस्टेरिटी की तरफ चले गए। ऑस्टेरिटी में भी आपने क्या किया? आपने कहा हम अपने मुल्क में जो भी चीजें हैं, बहुत जरूरत की जो चीजें हैं वो उसमें हम रखेंगे, बकाया को हम रोक देंगे। इसमें बहुत सारे अवामिल और भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आप बात ये करें कि इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल्स जो आपने इम्पोज किए हैं स्टेट बैंक ने, ये दो मेजर चीजें हैं जिनकी वजह से आपको ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है। अदरवाइज अगर आप अपने फिजिकल अकाउंट में देखें तो वहां तो आपको बहुत बड़ा डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसके ऑपोजिट वो क्या है? वो क्या है? इनफ्लो नहीं आ रहा गवर्नमेंट के अकाउंट में, रिडक्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी। उसकी वजह है आपके मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या आप समझ लें कि आपके, आप जो स्ट्रक्चरल आपका जो मतलब फ्रेमवर्क है वही इस वक्त ऐसा है कि इकोनॉमी का वो बिल्कुल हिलजुल गया है। अब वहां पे कुछ चीजें लोगों को ठीक होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब चीजों को देखें, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आईएमएफ ने इस इंपोर्ट्स के लिए जो लगभग 5.5 बिलियन डॉलर्स की जो प्रोजेक्शन की थी, लेकिन हमने कितना उस पर लगाया? 3.7 बिलियन। अब आपने उसको रिड्यूस किया ना, आपने इंपोर्ट्स को भी रिड्यूस कर दिया, आपके लिए जो प्रोजेक्शंस आई आपने उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन असल में ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये होना नहीं चाहिए। अब आप अगर इंपोर्ट्स को रोकेंगे तो इसका मतलब है अल्टीमेटली जो चीजें आपकी इकोनॉमी में आनी है उनसे प्रोडक्शन होनी है। अगर वो चीजें आएंगी नहीं, प्रोडक्शन होगी नहीं, इनपुट्स मिलेंगे नहीं, आउटपुट्स तैयार नहीं होंगे, तो एट द एंड आपकी जीडीपी कहाँ पे खड़ी होगी? अगर आप इसको इसी तरह रोकते रहेंगे तो फिर आप जो 24 में जाके, जो 23-24 में जाके आप चीजें देख रहे हैं वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चली जाएंगी। अब आप इसको फिर इस तरह देख ले, जितना आप इसको रिड्यूस करते जाएंगे चीजों को, अनड्यू रिड्यूस मैं कह रहा हूँ, जो एक ठीक है मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमें चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है। जो अननेसेसरी गुड्स है मैं ऑलरेडी इस फेवर में हूँ कि उन्हें बिल्कुल रोक देना चाहिए।
अगर वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती हैं तो आप उन्हें जरूर प्रोड्यूस करें, और करना भी चाहिए। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मसला ये है कि जब आप इनको रोकेंगे नहीं चीजों को, जब आप इन चीजों को जो आपके लिए बहुत जरूरी है आप उन्हें भी रोक लेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, अल्टीमेट आपकी प्रोडक्शन साइड जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, और आपका जीडीपी जाके नेक्स्ट ईयर में जब आप इस साल के एंड पे उसको आप शो करेंगे, तो फिर आपके पास वहां पे एक बहुत छोटा फिगर आ जाएगा जो आपकी जीडीपी में एक मेजर डिक्लाइन शो करेगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट देखें, आपके पास जो ओपन मार्केट है, अभी थोड़ा सा ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में थोड़ा सा जो डिक्लाइन था वो रिड्यूस हुआ था, थोड़ा सा डिक्लाइन है, जो डिफरेंस था वो रिड्यूस हो गया था। लेकिन अब फिर जो है ना वो डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में। जो है जिसे आप बाजार की डिमांड कहते हैं और इंटरबैंक एक्सचेंज, इन दोनों के दरमियान थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मेरा ख्याल है ये भी एक खासी वजह है। और वैसे जो आईएमएफ के मुआहदे हैं ये उनके भी खिलाफ सही बता रहे हैं आप। और इन्फ्लेशन की क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे लिए एक और बात आई है, और वो ये है कि we have been recently reading about the current dip in the inflation rate. So, what's behind this decline? A high base effect? Do you agree to it? बेसिकली अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की कि ये इन्फ्लेशन हमारे यहाँ इतना हाई क्यों हो गया है, तो इसकी दो चार वजूहात हो सकती हैं जो हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अभी हम दूसरी साइड पे गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी रेट है वो एक बहुत बड़ी वजह है जो एक इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। अब इस पे भी हमने बहुत सारी डिबेट्स की हैं और अपने व्यूज इस पे दिए हैं। मेरा ख्याल है जो इसमें सबसे बड़ी चीज है वो हाई बेस इफेक्ट्स है जो इसको बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज है हाई इन्फ्लेशन जो है इस वक्त, इसकी एक वजह हमारी सप्लाई शॉर्टेज भी हो सकती है, जो कि हमारे फ्लड्स की वजह से आई है। और हमारी सब्सिडीज को विड्रॉ किया है हमने इलेक्ट्रिसिटी से। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कर देंगे, उसको विड्रॉ कर देंगे सब्सिडी को, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक साइड से बढ़ती है तो यकीनन लोग उस चीज की तरफ जाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से। अब आप देखें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही सिंपल बात कर लें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे ही बात करते हैं तो हम इसको ही सिर्फ देख लें, तो आप देखें कितने लोग हैं जो अपनी बिजली के बिल भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोगों ने बिलों को आग लगा दी, सारा कुछ किया उन्होंने। एहतजाज करने वाली मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक लोग जा चुके हैं। लेकिन हम जो हमारे जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारी एक डिबेट चल रही है या हमारी पॉलिसी जो चल रही है जिसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस आईएमएफ प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो अभी हमने स्टैंड बाय फैसिलिटी ली है। उसके थ्रू हमें इसको, और ये आने वाले मंथ्स में और इंक्रीज होगा। जैसे पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े से बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट जितने बड़े लोग हैं उनके ये व्यूज हैं कि इन्फ्लेशन और जो आपकी पेट्रोल प्राइसेस हैं इनके दरमियान एक कॉजेलिटी है। और कॉजेलिटी का मतलब है एक चीज का इंक्रीज होना दूसरी का इंक्रीज हो जाना, और ये चीजें बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को शो करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजूहात में ये चीजें सारी शामिल हैं। बात कर लें। और अब हम थोड़ा सा फोकस जो है वो टैक्स रिटर्न्स के ऊपर लेके आते हैं। अभी अभी हमने अपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो सबमिट करवाए हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने के प्रोसेस में होंगे। 30 सितंबर आखिरी तारीख है। और मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी थोड़ी सी बात करें। एफपीआर के टैक्स रेवेन्यूज की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लिए परेशान कुन मसला है। जुलाई में रजिस्टर्ड ग्रोथ रेट जो था वो 16.6% था, जो कि 2023-24 के टारगेट को पूरे करने के लिए कम से कम भी हमें 30% ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड था।
तो आप टैक्स रेवेन्यूज के बारे में बताइए कि क्या मुश्किलात हमें दरपेश हैं। बेसिकली रिबा, ये एक और बड़ी परेशानी है जो हमें एफबीआर के टैक्स रेवेन्यू की परफॉर्मेंस है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर आप पीटीए गवर्नमेंट को देखें तब भी इन्होंने टैक्स के अंदर खासा एक इम्प्रूवमेंट की थी, और उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा भी किया और डिफरेंट शेप्स में वो ट्रांसफर भी हुआ लोगों तक। लेकिन हम किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में बात नहीं कर रहे, ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें जुलाई में रजिस्टर्ड ग्रोथ रेट जो था, वो वाकई आप सही कह रही हैं, वो 16.6% था, जो कि 23-24 के टारगेट को जो कि पूरा करने के लिए जरूरी था कि उसमें 30% ग्रोथ रेट से जो कि वो उसका था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। इसी मतलब टैक्स बेस जो है फॉर इंपोर्ट्स में जो ये हुई है, जो इसमें चीज की कमी है, बेसिकली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। अब मॉनेटरी इंडिकेटर के हवाले से अगर आप इसको देखें, आप कुछ टारगेट कर रहे हैं, अचीव कुछ हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। अगर आप अपने टारगेटेड पूरे नहीं कर रहे, जिनकी बेस पे आप एक पॉलिसी को बनाते हैं, ठीक है, आपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी होगी पॉइंट नंबर्स में, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं। अब अगर हम मॉनेटरी इंडिकेटर के हवाले से देखें, तो हमें जुलाई में कुछ मजीद मसाइल का जो है सामना है। खास तौर पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की बात करें, जो कि अराउंड 172 बिलियन की जो है उसके अंदर है, मतलब अब जून 22 में यही चीज 151 बिलियन की थी। ठीक है। अब इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 2023-2024 में हमारे पास जो 13% तक का इजाफा किया है, आईएमएफ की प्रोजेक्शन की बेस पे हम करते हैं। तो ये जो जितने आप इन चीजों को देखते हैं, प्राइवेट आपका जो सेक्टर है इसका जो है, और दूसरे आईएमएफ की जो प्रोजेक्शंस हैं, आपके जो टारगेट्स हैं उनको पूरा ना होना, और आपके ग्रोथ रेट का कम हो जाना इस चीज में, तो यकीनन ये सारी चीजें जो है, और ये इस पे एक बहुत बड़ा इसके अलावा आप देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उन्होंने एसबीबी के जो पॉलिसी है, स्टेट बैंक जो हमें देता है वो है 22। ठीक है, वो उसको उन्होंने बरकरार रखा है। अब इन तमाम चीजों के बाद अब देखें, जब आप एक ही क्लास पे अपनी जो मुल्क के अंदर है वो प्रेशर डालते रहेंगे, आप अपने नेट को वसी नहीं करते, आप चीजों को आगे लेके नहीं जाते, आप एक खास पे चीजें इम्पोज करते रहते हैं, दूसरी तरफ से आप पॉलिसी रेट को रिड्यूस नहीं कर। हमें भी पता है और सब ये इस बात को जानते हैं कि पॉलिसी रेट एक खास इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टमेंट करने वाले तबके पे। अब जब आप 22% पे उन्हें लोन दे रहे हैं, अब आपका जो दूसरा बैंक है वो यकीनन इससे भी ज्यादा पे लोन देगा। जब आप लोन लेंगे और रिकवरी इतनी आपकी इकोनॉमी में अभी इतनी सख्त नहीं है कि इतने हाई रेवेन्यूज दे सके, जब इतने रेवेन्यू नहीं होंगे यकीनन को कारोबार नहीं करेगा, और जब लोग कारोबार यहाँ से छोड़ेंगे तो यकीनन मेजर आपको किस में नजर आएगा? अपने टैक्सेस में, क्योंकि जब कारोबार नहीं होगा तो टैक्स नहीं होंगे और लोग उसे, अब आप करेंगे क्या? जो मौजूदा लोग हैं उस पे आप टैक्स की मकदार को बढ़ाते जाएं, कितना बढ़ा लेंगे आप? आखिरकार वो भी इससे तंग आके से छोड़ दें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मेरा ख्याल है हमें देखने की जरूरत है। खास तौर पे खास तौर पे हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस पे खास तौर पे फोकस करना चाहिए। ये इन्फ्लेशन इससे टारगेट नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन इससे रिड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि ये मजीद इन्फ्लेशन को बढ़ाती जा रही है, और हमें इसे देखने की जरूरत है। बहुत ही मुख्तसर से अंदाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ शेयर की है। क्योंकि इस वेबिनार का वक्त खाली 40 मिनट का था और मैं अब वेबिनार के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच रही हूँ। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो हम ले लेते हैं।
जी, आप लोग प्लीज अपने हैंड्स रेज कर लें ताकि मैं आप लोगों का माइक ओपन कर दूं फॉर द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज यू आर वेलकम टू कंट्रीब्यूट। डॉक्टर साहब, इस साथ साथ ये कि हमें कोई कमेंट आ रहा है, उससे उसी ही टाइम के अंदर आप थोड़ा सा रैप अप कीजिए। व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन द नियर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी? बेसिकली अगर हम इकोनॉमी को समराइज करने की कोशिश करें, अगर हम इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को समराइज करने की कोशिश करें अपनी डिबेट में, क्योंकि हम अब चूंकि नंबर्स की तरफ अगर ना भी जाएं तो हम एक चीज देखते हैं कि हर तरफ से आपको एक डिक्लाइन नजर आ रहा है इस वक्त इकोनॉमी में। आने वाले पीरियड में जिसको आप कह रहे हैं, आपको एक सस्टेनेबल पॉलिसी की जरूरत है और एक सस्टेनेबल आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत है। जो भी अब आप आपके पास चीज आती है वो थोड़ी देर स्टेबल करें और आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा एक 5 साल 10 साल के अरसा के लिए लगातार चलाएं, एक ही पॉलिसी पे वर्क हो ताकि उसके कुछ आउटपुट्स नजर आए। अभी तक जो चीज है वो जिसे कहते हैं ना द गेम ऑफ पावर्स, ये वो वाली चल है वो चीज। जब तक इस चीज से हम नहीं निकलते, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी राइट डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। हमें इन चीजों को सोचने की जरूरत है। खास तौर पे जो बार बार मैं एक बार चीज कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे जो अभी तक पॉलिसी मेकर हैं या दूसरे हैं, वो उनको ऑटोनमस किया जाए, उनकी राय को रिस्पेक्ट दी जाए, आप उनसे बात सुने और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अब आप ये हम जो लोग हैं, अब हम अपनी राय यकीनन जो अदारे हैं उनको देते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उस बात पे इम्प्लीमेंट नहीं होती या वो कोई चीज उस पे नहीं हम करते, तो इसका मतलब है हम जो हमारे लोग हैं जो इस मुल्क के वेल विशर हैं या जो इसकी इकोनॉमी के डायनेमिक्स को समझते हैं, हम उनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे। और जब तक ये वैल्यू नहीं दी जाएगी, किसी भी किस्म की आपकी जो है ये जो चेंजेस हैं या आपके जो इकदामात होंगे वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होंगे। अब मैं छोटी सी एक और बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कर दूं। अगर आप इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल देखें तो 8 साल मनमोहन सिंह ने लगाए और उसने, चूंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट था, उस बंदे ने इंडिया की इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दी। और उसके बाद अभी 8 साल मोदी गवर्नमेंट के आ गए, मोदी गवर्नमेंट ने भी बेहतरीन तरीके से उसी पॉलिसी को फॉलो किया। आज देख लें इंडिया 16 साल की लगातार पॉलिसी कंसिस्टेंसी के बायस आज इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में पहुंच गया है जीडीपी में। टॉप 5 का जो क्लब है उसमें इंडिया चला गया और इंग्लैंड बाहर आ गया। आप खुद अंदाजा कर लें, पाकिस्तान के अंदर भी पोटेंशियल है, नेचुरल सोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, हर चीज है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की जरूरत है। Seems like we don't have much questions with us. हम लोग जो ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है बेसिकली, इसकी आज पहली एपिसोड थी और ये जो एपिसोड्स हैं ये रिपीट होती रहेंगी। और क्योंकि ये एक जनरल सा इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को पूरी पूरी इकोनॉमी के बारे में, जो करंट क्राइसिस है पाकिस्तान में, उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप ऑफ सेशन दिया जाए। अब से जितनी भी एपिसोड्स आएंगी उसके अंदर हम कोई ना कोई एक इकोनॉमिक इशू के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और हर महीने के अंदर आइडिया यही है कि 1 या 2 एपिसोड्स हमारे इस प्रोग्राम की होंगी। अगर मैं आज के सेशन को रैप अप करूं तो एक समरी अगर आपको मैं देना चाहूँ तो वो ये होगी कि 2023-24 के शुरू में जो खुशियां थी वो अब मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के इश्यूज हैं, टैक्स रेवेन्यूज कम हैं,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तब्दीली हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। रादर एफडीआई की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो बहुत सारे इन फ्रंट्स के ऊपर इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू का जो इशू है वो इन्फ्लेशन का है, और वो इतना सीरियस इशू है कि people are committing suicide just because they cannot pay their bills and cannot afford essential needs. Um, तो उम्मीद पे लेकिन फिर भी दुनिया कायम है, और हमारी हुकूमत से बस यही दरख्वास्त है कि गरीब गरीब से तर हो रहा है, और इनके लिए कोई ना कोई स्ट्रिंजेंट पॉलिसी एक्शंस लीजिए, इससे ये मुल्क जो है वो माशी तौर पर मुकम्मल डूब जाए। साथ ही साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम गौस आपकी इनसाइट्स का, और आज हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल होने का। यकीनन ये वन ऑफ द बेस्ट सेशंस रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से, और आप सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया और आज के सेशन को अटेंड किया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज डॉक्टर अरीबा असलम साइनिंग ऑफ।